समाज सुधार अभियान के यहाँ आयोजित बीएन मंडल स्टेडियम मधेपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, मधेपुरा और सुपौल जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, बिहार के पूर्व मंत्री श्री रमेश ऋषिदेव जी, आज के इस समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री संजीव कुमार सिंघल जी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, मधेपुरा जिले के प्रभारी सचिव और सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, सहरसा जिले के प्रभारी सचिव तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल जी, सुपौल जिले के प्रभारी सचिव तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरुगन डीजी जी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राहुल रंजन महिवाल जी, कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शिवदीप लांडे जी और आज के समाज सुधार अभियान में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियाँ श्रीमती सरोज देवी जी, जिन्होंने बाल विवाह के संबंध में कुछ बातें रखी, श्रीमती सीमा देवी जी सतत जीविकोपार्जन से जुड़ी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, श्रीमती खुशबू कुमारी जी दहेज प्रथा से संबंधित बातों की चर्चा की, मोहतरमा आयशा खातून साहिबा, उन्होंने भी सतत जीविकोपार्जन से संबंधित बातों की चर्चा की, श्रीमती लालो मुर्मू जी नशा मुक्ति पर उन्होंने अपनी बात रखी, मोहतरमा सबीना खातून साहिबा, उन्होंने भी शराबबंदी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखा, जिसको हम सब लोग सुन रहे थे। तो आप लोगों ने जो अपने अनुभव को साझा किया और जो कठिनाइयों को आपने झेलते हुए रास्ते को अपनाया, नए रास्ते को अपनाया और उसका जो आपको अनुभव हुआ, उन सब चीज़ों की आपने चर्चा की, मुझे इस बात को लेकर के बहुत खुशी हुई है। और यहाँ उपस्थित आज के समाज सुधार अभियान में भाग ले रही सभी जीविका दीदियाँ, जीविका एवं कला जत्था के गायक गायिकाएँ एवं अन्य कलाकार, कितना अच्छा सबका गायन हो रहा था। और यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों,
सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है और आप समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, अब इसके बारे में तो हम लोगों ने पुनः दूसरी बार, पहली बार तो 2016 में ही किया था और 2021 में हम लोगों ने निर्णय लिया और उसके बाद दिसंबर महीने से 2021 में इसकी शुरुआत की। पिछली बार हम लोगों ने तय किया था 2016 में 9 जगहों पर और इस बार हमने तय किया था 12 जगहों पर, और वो सिलसिला जब प्रारंभ किया तो 5 जगहों पर दिसंबर महीने में काम पूरा हुआ और जनवरी महीने में 2022 के जनवरी महीने में एक जगह काम सिर्फ पूरा हुआ और तब तक कोरोना का तीसरा दौर शुरू हो गया। दुनिया भर में सब जगह था, देश भर में था और अपने राज्य में भी था। तो जितनी परेशानी बढ़ते चली गई उसके चलते कई तरह की रुकावटें लगाई गई और जो भी संभव था हर लोगों के सहयोग के लिए जो भी उनको सलाह देना, उनके दवा का प्रबंध करना, इलाज का प्रबंध करना, हर तरह से लोगों को समझाना, ये सब काम तो किया ही गया है। और जब से शुरू हुआ ही कोरोना का दौर, वैसे तो कोविड-19 कहते हैं इसको, 2019 से शुरू हुआ दुनिया के कुछ राज्यों में। हम लोगों के यहाँ तो, हम लोगों के देश में तो 2020 से ये पता चला। तो कुल मिलाकर के 2020 में एक दौर आया, 2021 में एक दौर आया और इस बार 2022 में भी एक दौर आया। तो इसको लेकर के जो भी किया गया है हर तरह से, हर प्रकार का किया गया। अब उसके चलते रुकावट लगी, लेकिन जब उसमें काफ़ी कमी आई तो फिर से हम लोगों ने इन कार्यक्रमों की शुरुआत की और आज उसके बाद भी जो कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत कर दी फरवरी महीने के अंत में, तो उसके बाद से तो अब आज 12वां जगह, तो जो 12 जगह का तय किया, आज आखिरी जगह आने का मौका मिला और यहाँ के बारे में भी एक एक चीज़ के बारे में प्रतिदिन हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा है। अब यहाँ भी कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं कुछ तो हैरत थे ही, काफ़ी थे। सहरसा में तो बहुत बढ़ा हुआ था, मधेपुरा में भी था, सुपौल में भी था, लेकिन अब जो कल परसों तक के अंतिम का फिगर, एक दिन पहले का फिगर आता है अगले दिन हमारे पास, तो कल जो आंकड़े आए हैं, उपलब्ध हुए, उसके हिसाब से अब मधेपुरा में सिर्फ 6 लोग, सहरसा में 8 लोग और सुपौल में 4 लोग अभी भी कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो बहुत घट गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी और जल्दी से जल्दी हम लोग इस सब दौर से छुटकारा पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी है सजग रहना है, सचेत रहना है। लेकिन आज आपके बीच में आकर के खुशी हो रही है और सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ हैं और हर जगह जो इस बार का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ। और आप जानते ही कि ये जो हम लोग जो पूरे के पूरे तौर पर ये बात कर रहे हैं और नशा मुक्ति की बात को लेकर के, बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जो नशा मुक्ति लागू किया गया, शराबबंदी लागू किया गया, ये तो आप ही लोगों पर, महिलाओं की मांग पर, जीविका की दीदियों की मांग पर, उसी के पर तो हमने लागू किया है। हम तो पहले से ही चाहते थे शराब से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ना, लगता था कि पता नहीं शराब मुक्ति का करें और ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। हम लोगों का तो जब हम पढ़ते थे उसी समय से कॉलेज में, तब से ही शराब के बारे में जानते थे और इसके बहुत खिलाफ थे। और जब 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शराबबंदी लागू किया, लेकिन उनको 2 साल के बाद ही बहुत लोग मिलजुल करके उनको पद से हटवा दिया।
और उसके कुछ दिन के बाद नशा मुक्ति को भी खत्म कर दिया। तो इसको देख करके एक लगते रहता था कि पूरा ठीक ढंग से लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने अभियान लोगों के बीच में तो 2011 से ही चलाना शुरू कर दिया था। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे और ये सब चल रहा था। तो 2015 में 9 जुलाई को एक कार्यक्रम था, जीविका की दीदियों का, अन्य महिलाओं का, कई प्रकार का एक कार्यक्रम था पटना में। और वहां पर जब हम बोल करके बैठे थे और तभी मांग की गई नीचे से कि साहब शराबबंदी लागू कीजिए, तो मुझको लगा, हम जाकर के वहां बैठ रहे थे तभी कान में आवाज आई। तो हमारे साथ जो बैठे हुए थे मंत्रीगण, उनसे भी पूछा, उन लोगों ने कहा शराबबंदी की बात की। और उसी समय मेरे मन में ये बात आई और वैसे ही वापस आ करके जब बोल करके हम बैठ रहे थे अपनी बात खत्म करके, और जब ये मांग हुई तो 2015 9 जुलाई की बात, और लौट करके आकर के हमने कहा कि ठीक है, अगली बार अगर फिर आ जाएंगे सरकार में तो शराबबंदी लागू कर देंगे। आप जानते हैं उसके 3 महीना के बाद चुनाव होना था और एक वाक्य, एक ही लाइन हमने ये कह करके अपनी बात समाप्त कर दिया था, लेकिन ये बात घर घर तक पहुंच गई। कितनी खुशी हुई महिलाओं को। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, तब फिर हम ही को मौका मिल गया। और जब मौका मिल गया तो आप समझ लीजिए कि जो 26 तारीख को, हम 26 नवंबर को ये कार्यक्रम 11 से करवा रहे हैं, अब उसी समय एक कार्यक्रम, शपथ ग्रहण तो 20 तारीख को हुआ, उसके 5 दिन के 6 दिन के बाद ही 26 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और पटना में, और ये तय किया कि हम लोग अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमने तो वचन दे दिया है हम लोग नशा मुक्ति लागू करेंगे, शराबबंदी लागू करेंगे। और उसी समय अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग यहाँ पर मौजूद हैं, के पाठक जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके स्वागत में 1 मिनट 1.5 मिनट अपना बोल करके ही बैठ जाते हैं, लेकिन काम करते रहते। तो ये उसी समय इनको हमने ये पद दिया था। हम जो बात बता रहे हैं आपको 15 की, और उसी समय ये बात हम लोगों ने तय किया और कहा कि भाई इसको पूरे तौर पर हम लोगों को अभियान चलाना है। तो उन्होंने किया। बीच में तो दिल्ली चले गए थे, अब फिर लौट करके आए हैं। तो हमने कहा कि हम लोगों को फिर इस अभियान को और तेजी से चलाना है, नशा मुक्ति के काम को पूरे तौर पर, और दूसरा जो समाज सुधार का काम है इसको करना है, इसमें आपका योगदान चाहिए। फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी है और हमको पूरा भरोसा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ अब ये लोग सारा का सारा काम करते रहेंगे। और इस साल, ये पिछले साल, आप समझ लीजिए, हम लोगों ने जो मीटिंग की नवंबर महीने में, और पूरे बिहार के हर राज्य के सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की, 7 घंटा हमने मीटिंग की, और उसी में तय किया कि साहब, और उस समय क्या चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने मांग किया था और हम लोगों ने 1 तारीख को 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू किया था। और उसी समय सिर्फ शहरी इलाकों में, प्रमुख कुछ शहरी इलाकों में हम लोगों ने तय किया था। देसी शराब तो सारे बिहार में, ग्रामीण अंचल में विदेशी शराब भी बंद। शहरी इलाके में सिर्फ कुछ प्रमुख शहरों में विदेशी शराब का दुकान चलेगा। तो उस समय हमको लगा था कि भाई इतना अभियान चला है तो गांव-गांव में जागृति आ गई है, शहरों में अभी उतना नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम लोगों ने किया। लेकिन 1 अप्रैल को जब ये और जगह लागू हुआ, शहरों में दुकान खोलने की को लोगों ने शुरुआत की, सभी शहरों में महिलाओं ने, युवक और युवतियों ने और
पुरुषों ने भी इसके विरोध में पूरा का पूरा अभियान शुरू कर दिया और कोई भी दुकान खोल रहा था उसको खोलने नहीं दिया। ये बात आ गई उसी समय 2016 में। आप समझ लीजिए कैसी मुझको प्रसन्नता हुई भीतर से। और जो 1 तारीख को किया, फिर वही काम 2 तारीख को, वही काम 3 को, 4 को, एक दिन भी शहरी इलाकों में भी दुकान खोलने नहीं दिया विदेशी शराब का। तो ये करके 4 को फिर हम लोगों ने मीटिंग किया और फिर अगले दिन 5 तारीख से ही हम लोगों ने शहरी इलाकों में भी इसको लागू कर दिया था। तो याद करिएगा, यह आप लोगों की बात और जो देख करके हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। और ये अभियान तो चलता ही रहा। किस तरह से कितने लोगों ने शराब छोड़ा, कितने लोगों ने वचन दिया, कितना कितना बड़ा अभियान चला। और आपको मालूम है जो शराब पीते थे 1,64,00,000 लोगों ने, हम लोगों ने 2018 में जो रिपोर्ट मांगी इन लोगों से, इन लोगों ने रिपोर्ट दिया 2018 में 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। अब जो पीते होंगे इतने लोगों ने छोड़ दिया, ये स्थिति आई। लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। कितना भी करिए तो कुछ तो अपने को काबिल समझता है, लेकिन वो काबिल नहीं होता है, वो गड़बड़ ही करने वाला होता है। तो इसलिए अभियान तो लगातार चलाना ना पड़ेगा। और आपको मालूम है ना कि अभी हाल में फिर से जो जहरीला शराब पी करके बहुत लोग जो मरा, तो इसको लेकर के फिर कई लोग जो इस शराबबंदी के खिलाफ थे उन्होंने शुरू कर दिया, कहा शराबबंदी तो फेल कर गया, फेल कर गया, अब बोलिए लोगों मर रहा है, शराबबंदी को खत्म करिए। हमने कहा कमाल आदमी, शराबबंदी को खबर की। अरे दारुए पीने से ना लोग मरा है। और कोई अगर दारू पीने जाएगा तो कोई ठीक दारू पिलाएगा, कोई उसको जहरीला दारू पिलाएगा, मरेगा। ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं शराब कितनी बुरी चीज है। और तब इस तरह की बात करना। अरे भाई जब हम लोग 16 में लागू किए तब कुछ जहरीला शराब का 2-3 जगह घटना नहीं घटा। अभी तो आपको अपर मुख्य सचिव ने बता दिया, गृह विभाग ने कितनी सजा मिली है एक एक तरह पर। तो ये कहीं खत्म होने वाला है। और जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी तो जहरीले शराब से लोग मरते थे कई जगह। लेकिन जो जहां जहरीले शराब लागू नहीं है, जहां शराब लागू नहीं है वहां जहरीले शराब से मरने वाले तो हर बड़े बड़े राज्यों में बहुत लोग होते हैं। अब बिहार में जितना लोग जहरीले शराब से मरा उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी लागू नहीं वहां मरते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, क्या बुद्धि है, इसको लेकर के शुरू कर दिए बोलना। अब आजकल तो हो न गया है कि सब चीज पर ट्वीट कर देता है, देखो सोशल मीडिया पर चला देता है, तो कुछ से कुछ करता है, सब अपना मोबाइल में पढ़ते रहता है। तो यही सब में अनाप शनाप चलाता है। तो उसी समय हम लोगों ने मीटिंग किया जिसकी हमने आपको चर्चा किया नवंबर महीने में। और 26 तारीख से नवंबर से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पूरे तौर पर यह अभियान चलाएंगे। और उसी तरह से जैसे 16 में किया था उसी तरह से यह अभियान चलेगा। और सिर्फ शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि इसके पहले भी हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को 2017 में हम लोगों ने पटना में मीटिंग की। जो बापू सभागार बनाए उसका उद्घाटन उसी दिन किया और 5,000 जीविका की दीदियां वहां मौजूद थी। और उसी में हम लोगों ने तय किया था कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी जबरदस्त अभियान चलेगा। और उसके बाद 18 के जनवरी महीने में कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो ये सब अभियान चलता रहा। तो हम लोगों ने इस बार यही तय किया कि हम तो समाज सुधार अभियान हमको लगातार चलाना है। शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करना कि कोई शराब न पिए, दहेज प्रथा
और बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ कानून बना हुआ, और तब भी लोग इधर उधर काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब इन सब चीजों के बारे में आप ही लोगों के बीच से यहां कहा, तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई जैसे यहां बोल रहे थे इसी तरह से सब जगह चर्चा हो, एक एक तरह की चीज पर हर तरह से बात होनी चाहिए। तो इसके लिए तो हम सब लोगों को बड़े पैमाने पर अभियान चलाना। और आप जान रहे हैं ये जो नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी के खिलाफ हो रहा, अब हम लोगों ने कितना कितना चीज काम करना शुरू किया है। अभी जो सतत जीविकोपार्जन योजना की भी बात हो रही थी, सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत हम लोगों ने 2018 में करवाया, और उसके चलते गरीब गुरबा लोगों को, अभी आप उदाहरण भी सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में बताएं कि कितना बढ़िया उनको अनुभव मिला, इसके बारे में जो सहायता मिली उससे हम अपने परिवार की स्थिति को कितना बेहतर किए। और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि जो गरीब गुरबा तबका का लोग नशा का कुछ काम करता है और शराबबंदी लागू हुआ बंद किया, उसको मदद करेंगे। और खास करके जो ताड़ से ताड़ी का उत्पादन करता था उसको नीरा के लिए प्रेरित करना है। इन सब लोगों को भी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत से उनको मदद दी जाएगी, और ये किया गया। और आज आप उदाहरण बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब काम जो किया गया, शुरू किया गया, अब आप समझ लीजिए कि हमने इसके बारे में एक एक चीज का, हम सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक एक आकलन करते रहते हैं। अब कोसी प्रमंडल में ये जो 3 जिला आपका है, इसमें 1960 परिवारों को लाभ दिया गया, जो देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे। अब आप समझ लीजिए कि हमने अब तय किया है एक खास तौर पर, ये सब के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताया मुख्य सचिव ने, और ये बात आपको बताया, ये ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी बनता है, ताड़ी मत बनाइए, बहुत बुरी चीज है, वो नशा है, आप इससे मुक्ति पाइए। ये शुरू से हम लोगों ने इस पर रोक लगाया है, और शुरू से ही 17 से ही हम लोगों ने करना शुरू किया था कि आप इससे नीरा का उत्पादन करिए। अभी तो कई जगहों पर हो रहा, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर कराना है। बहुत लोग कई तरह से शुरू करवा देते हैं इधर से उधर, ताड़ी का जो उत्पादन करते हैं कुछ लोगों को, जो हम कह रहे हैं नीरा करिए, तो एक आध जगह कहाँ कहाँ जुलूस लेकर के, अरे भाई ये कौन सी बात है, हमने ये तय कर दिया है जो उस समुदाय के लोग ही हैं और जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी का ऊपर जा करके करते हैं, हम उन सब लोगों को उसकी जगह पर नीरा का उत्पादन करेंगे, उनको हम सरकार की तरफ से मदद देंगे। और हमने तय कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे अगर उस ताड़ी को छोड़ करके नीरा के उत्पादन में उसी परिवार का लोग लगेगा, तो उनको हम देंगे। और आप जान लीजिए कि उनकी आमदनी कितनी बढ़ेगी, और नीरा कितना उपयोगी चीज है, इसका कितना स्वाद होता है, मीठा स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, और नीरा से गुड़ और पेड़ा भी बनाया जा सकता है। तो सब कुछ किया जा सकता है। और आप जानते हैं जब 17 में शुरू हुआ, कितना लोग नीरा का उपयोग कर रहे थे। इवन पटना शहर में जो टहलते थे वहां पर बाहर नीरा का रखा गया था, कितने लोग नीरा पी रहे थे। और नालंदा में इसका बहुत पेड़ है, वहां इस काम को किया वहां के डीएम ने पूरे तौर पर। और एक बार नीरा हम लोगों के यहां भिजवाया कि जरा एक बार अनुभव करिए कि नीरा क्या चीज है। हम आज तक तो कभी लिए नहीं थे, न ताड़ी से मतलब था, न कभी नीरा लिए थे। लेकिन जब वो भेजा तो मेरा अनुभव हुआ नीरा कितना स्वादिष्ट चीज है। और उसके बाद तो फिर इधर तो हो गया, कोरोना का दौर चला, लेकिन बीच में एक जगह और गड़बड़ी आ गई थी। अब उसके चलते फिर ये रुका। फिर हमने कहा कि नहीं साहब, इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना है और इसको प्रेरित करना है। तो आप जान लीजिए
कि अगर लोग इस काम को करेंगे, सबको प्रेरित करिएगा, खास करके उस परिवार का लोग ही जो उसी में रहता, ताड़ी के उत्पादन ऊपर जाता है, ताड़ के पेड़ पर जाता है, और फिर सूर्योदय के पहले अगर निकालिएगा तो नीरा निकलेगा। इसलिए उन सब लोगों को प्रेरित करते हुए और उनकी ट्रेनिंग और सब कुछ बताया गया है, तो सारा ट्रेनिंग भी हो और एक एक तरह से ये काम होगा, लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ये सब चीज़ तो हम लोग करना ही चाहते हैं। और आप समझ लीजिए कि ये दारू वगैरह का कितना बड़ा नुकसान है। हम लोगों ने तो पूरे तौर पर उस समय इतना प्रचारित करवाया, आप सबको मालूम है। लेकिन आपको जान लीजिए कि हम जो अभियान चला रहे हैं, तो आप एक बात को अच्छी तरह जान लीजिए, ये समाज सुधार अभियान में आपको ये कागज भी हम लोग सबको दिए। ये कागज भी देखिए, कितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक एक चीज के बारे में बात लिखी हुई है। अब आप सोच लीजिए, हम लोग तो शराबबंदी लागू किए यहाँ, और हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू जब आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, देश को आज़ाद कराया, तो आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी, बापू सबको कहते थे दारू मत पियो, दारू बहुत बुरी चीज है। ये लिखा हुआ है इसमें, जो बापू कहते थे शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है, यानी शराब पियोगे तो तुम्हारा सिर्फ पैसा ही नहीं छीना जाएगा, बल्कि शराब पियोगे तो पैसा तो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बुद्धि भी हर लेती है। ये बापू कहे, सोच लीजिए, शराब आदमियों को न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है, इसी में लिखा हुआ। और क्या कहा था बापू ने, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। जब आजादी की लड़ाई चला रहे थे, लड़ रहे थे, और तब बापू ने ये बातें कही, पूरे देश में सबको बताया। तो एक एक आदमी को जानना चाहिए, जिन्होंने देश को आजाद कराया, भूलिए मत, देश गुलाम था, देश आजाद हुआ, और जिन्होंने देश को आजाद किया, और जो राष्ट्रपिता हैं, और उन्होंने ये कहा, आप समझिए 100 साल पुरानी बातें सारी लोग कैसे नहीं याद रखेंगे। इसलिए हमको नई पीढ़ी तक एक एक चीज को पहुंचाना है। अगर बापू की बात याद नहीं रखोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा देश। और कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं, बड़े बड़े जगहों पर पदों पर होते हैं, और वो सोचते हैं शराबबंदी जो हम लोग लागू करते हैं तो कई लोग हमारे खिलाफ रहते। तो काहे का खिलाफ रहते हो? इस देश के रहने वाले हो, अगर राष्ट्रपिता की बात को तुम नहीं मानते हो तो तुम क्या देश के सही आदमी हो? यह तो सबसे बड़ी बात है, यह सोचने वाली बात है। कैसे इस ढंग की बात लोग करते हैं? और राष्ट्रपिता ने कहा था कि भाई हमको तो 1 घंटा के लिए भी तानाशाह रहेंगे तो सबसे पहले शराब को सब दुकान हम बंद कर देंगे। तो अरे भाई, जब राष्ट्रपिता इस बात को कहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उनकी बात इसमें लिखा है, गांधी जी ने कहा था। और उसके बाद एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने तो 2016 में शराबबंदी लागू किया, और आप सोच लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, उसने दुनिया भर में, वो तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ही ना, आधिकारिक संगठन है ना, उसी ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और पूरा का पूरा अध्ययन किया, आकलन किया। वो क्या चीज है? हेल्थ का है, स्वास्थ्य का है, दुनिया का संगठन, और उसने पूरे दुनिया का आकलन किया, अध्ययन किया। और जो 2016 में पूरा आकलन करके अध्ययन किया, वो 2018 में उन लोगों ने प्रचारित किया। और 2018 में जब से प्रचारित हुआ, हम इस बात को कहते रहे, लेकिन 2020 से तक कोरोना का दौर आ गया। तो 2 साल, 2.25 साल के चलते लोग पुरानी बात को भूलने लगते हैं। तो आप ये समझ लीजिए,
कि उन्होंने जो बात कही और 2016 को जो सर्वे किया और उसमें उसने जो देखा कि दुनिया भर में एक साल में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है। अब आप सोच लीजिए, शराब कैसी चीज है, दुनिया भर में लोग पीते हैं और पीने वालों में मौत होती है 30 लाख लोगों की। जितनी मृत्यु होती है दुनिया भर में एक साल में, उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण मर जाते हैं। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, वो भी लिख करके दे दिया है। और उसके बाद क्या कहा, उसने कम उम्र वालों का 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों का भी आकलन करके बताया कि अगर 20 साल और 39 साल के लोग दारू पीते हैं तो जो जितने लोग मरते हैं 13.5% लोग दारू पीने के कारण, सबसे ज्यादा 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के लोग मर जाते हैं। इसलिए नई पीढ़ी को तो और ज्यादा एक एक चीज को बताना। यह आप समझ लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह रिपोर्ट, उसने एक एक चीज का आकलन करके दिया और उसके बाद कहा कि शराब के कारण जो मृत्यु है वो गंभीर बीमारियों की जो मृत्यु है, टीबी से जो मौत होती है, एचआईवी, एड्स, डायबिटीज जो गंभीर बीमारियां मानी जाती है, उससे जो मौत होती है उससे भी ज्यादा शराब पीने के कारण मौत होती है। और उसके अलावा शराब पीने के कारण 2000 तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं शराब पीने वाले। इसका आकलन करके उसने दिया और कहा कि शराब का सेवन करने वाले कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर और दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। अब ये बताइए, और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका होती है। महिलाओं के साथ हिंसा में अहम भूमिका होती है दारू का। अब ये सोचिए, इसने भी रिपोर्ट दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको एक एक चीज को हम लोग लिख दिए। और उसके बाद दुनिया भर में जितने लोग आत्महत्या करते हैं, 18% लोग सिर्फ दारू पीते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इसके अलावे आपस में जो झगड़ा होता है, वो सबसे ज्यादा झगड़ा आपस में दारू पीने वाले करते हैं। वो भी दुनिया भर में जो आपस में झगड़ा होता है 18% सिर्फ दारू पीने वाले करते हैं। ये उन लोगों का आकलन है। और जो सड़क का दुर्घटना होता है, तो मालूम है ना, सड़क का दुर्घटना, दारू पी करके गाड़ी चलाइएगा तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होता ही ना है। तो दुनिया भर में जितना सड़क की दुर्घटना होती है, उसमें दारू पीने वालों के चलते सबसे ज्यादा दुर्घटना 27% उसके चलते होती है। अब बिहार में तो हम लोग बंद किए शराबबंदी, तो सड़क की दुर्घटना पहले जितनी होती थी उससे घट गई है, ये जरा जान लीजिए। तो दारू पी करके गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट तो कर ही ना दीजिएगा। तो एक एक चीज आप ये समझ लीजिए। इसी तरह से पूरी बात उन्होंने जो आकलन करके दिया है, और भी आकलन किया, और किस तरह से लीवर की गंभीर बीमारी से कुल मामलों का कितना इससे पीड़ित होता है। लीवर की जो गंभीर बीमारी है और उसमें पीड़ित कौन होते हैं, 88% लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का, और माउथ कैंसर के कुल मामलों का 26%, पैंक्रियाज के गंभीर बीमारी के कुल मामलों का 26%, टीबी का 20%। तो इस तरह से अब बड़ी आंत के कैंसर के 11%। ये पीड़ित कौन होते हैं सबसे ज्यादा इन गंभीर बीमारियों में भी? दारू पीने वाले। तो ये उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये किया है। हम लिख करके एक एक चीज दिलवा दिए हैं आपको। इसको फेंक मत दीजिएगा, घर में रखे रहिएगा, एक एक बच्चे को, और सब जगह जा करके लोगों को ये पढ़वाइएगा। और हमने हर जिलों को कहा है, ये गांव गांव तक सब जगह
और स्कूलों के माध्यम से भी इसको एक एक जगह पहुंचाइए ताकि लोग जान सके कितनी बुरी चीज है। और इसके साथ साथ जो शराब के चलते जो कुछ भी होता है, उसके चलते बाल विवाह और दहेज प्रथा की जो गड़बड़ी है उसके बारे में भी इसमें लिख करके हम लोगों ने दिया है। बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है। वे विवाह के बाद की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कम उम्र में शादी होगी, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये सब आकलन और अध्ययन है, ये सब भी लिख दिया है। बाल विवाह और उससे कम, उसके बाद कम उम्र में गर्भधारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नहीं रख पाती और गर्भधारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसी माताएं अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती। अब जरा सोच लीजिए, ये लिख दिया है, कम विकसित और अस्वस्थ शिशुओं को जन्म देती है। और आगे चलकर ये बच्चे क्या होते हैं? बौनेपन के शिकार होते हैं, मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। अब बौनेपन के शिकार होते हैं, मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। अब आप सोच लीजिए, एक एक चीज को लिख करके दे दिया है कि ये जो बाल विवाह कितनी बुरी चीज है। और दहेज प्रथा सामाजिक कुरीति है, कानून बना हुआ है, तब भी गड़बड़ करने वाले। और किस तरह से नवविवाहिता को तंग तबाह करते हैं लोग। और कई मामलों में आत्महत्या का मामला, जो ये दहेज प्रथा के चलते लोगों को तंग जो करता है, और उसके बाद कितने महिलाओं को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये सब स्थिति जो है, तो ये कितनी बुरी चीज। और कानून बना हुआ है और तब भी ये काम होगा। इसलिए एक एक लोगों को इन सब चीजों के बारे में जागरूक करना है और हर प्रकार से लोगों को सचेत करना है। ये सब चीजें करनी होगी। तो एक एक चीज को लेकर के हम लोगों ने इन सब चीजों पर लिख दिया है। और जो कुछ भी, और दहेज के बारे में तो आप बताइए, हम तो सबको कहेंगे, अरे भाई ये दहेज क्यों लेता है? अब बताइए, लड़का को पढ़ा दिया और कहेगा कि भाई लड़का को पढ़ाने में खर्चा हुआ है, इसका ब्याह करेंगे तब पैसा लेंगे, तो लड़की को नहीं पढ़ाते हैं अब हम लोग। आप जरा बताइए तो, लड़की अब कितना पढ़ रही है? आप जरा सोच लीजिए। उसके बारे में हम आकर के अलग से चर्चा, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जरा सोच लीजिए। और भाई हम और आप कोई भी पैदा हुए तो माता पिता के चलते ना पैदा हुए। अगर कोई लड़का मिलके नहीं ना पैदा कर सकता है किसी को, लड़का और लड़की होगा तभी ना कोई पैदा होगा। तो शादी करेगा लड़का और उसकी शादी होगी लड़की से, और लड़की की शादी के लिए लड़की से दहेज लेगा। अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुमको कोई बाल बच्चा नहीं होगा, कभी कोई बाल बच्चा नहीं होगा। अरे महिलाओं का कितना महत्व, अगर उसी से शादी होती है तभी तो बाल बच्चा होता है। और उसके बाद ये कहना, दहेज लेना और उसको तंग करना, यह कितनी बुरी चीज है। इसको लेकर के निरंतर जबरदस्त अभियान चलाते रहना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर कोई शादी करवाएगा, न्योता देगा, तो लिख करके दे कि दहेज नहीं लिया है, तभी उसके शादी में जाएंगे। हम आप सब लोगों से भी कहेंगे, यही करिएगा। और अगर कोई दहेज ले, उसके विवाह में मत जाइए और पूरे तौर पर कहिए, कोई चाहे कितना भी नजदीकी परिवार का आदमी क्यों ना हो। जब कोई नहीं जाएगा तब ना घबराएगा कि एक आदमी भी नहीं आ रहा है तो हम दहेज लिए हैं और गैर कानूनी काम है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का, और बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब चीजों के लिए निरंतर हम लोगों को इसके लिए अभियान चलाते रहना है। इस बात के लिए हम आप सब लोगों को यही कहना चाहते हैं। तो अगर ये करिएगा तो बहुत लाभ होगा। और आप समझिए
कि हम लोग तो समाज की सेवा करते हैं ना, जब से मौका मिला है तब से तो हम आपकी सेवा ही कर रहे हैं ना। जब 2005 में 24 नवंबर को हमने शपथ लिया और उस दिन से काम कर रहे हैं, बीच में तो 9 महीना हम छोड़ दिए थे, फिर हमको संभालना पड़ा, लेकिन हम रात दिन सेवा कर रहे हैं, तो शुरू से तो काम कर रहे हैं। अब पहले क्या हाल था जरा अपना सोच लीजिए। शाम होते घर से कोई निकलने की हिम्मत करता था? क्या बुरा हाल था। कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, कोई इंतजाम था? क्या स्थिति थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने एक एक चीज के लिए काम किया, कानून का राज कायम किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, और जो समाज में जो सबसे पीछे थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने काम किया। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों। कितना महिलाओं की कोई इज्जत करता था? कहां महिलाओं की कोई अलग से आमदनी, कोई इज्जत नहीं, ये सब स्थिति थी। और हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम शुरू किया, भूलिएगा कभी नहीं। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, आप समझ लीजिए, सबसे पहले जो पंचायती चुनाव की व्यवस्था, वो हमने कानून, हम केंद्र ने तो कानून बनाया ही था, लेकिन यहां 2000 में भी लागू नहीं हुआ ठीक ढंग से। और 2005 में जब हम लोग आए, 2006 में उसको लागू करने के लिए राज्य का कानून बनाया। और हम लोगों ने क्या किया, जो केंद्र में कानून बना था उसमें था पंचायती राज संस्थाओं में और बाद में नगर निकायों में भी कि 1/3 महिलाओं को कम से कम स्थान मिलेगा। ये नियम बना था, कानून बना था देश भर का। लेकिन जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि महिलाओं को कम से कम 1/3 है, हम 1/3 ही क्यों देंगे, महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। इसलिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और कितनी कम महिलाएं चुन करके आती थी प्रतिनिधि बन करके, आज कितनी बड़ी संख्या में। अब तो 5वां चुनाव हो गया, 4था चुनाव हो गया, 4 चुनाव हो गया, नगर निकायों का 3 हो गया, और इस साल फिर नगर निकाय का भी चुनाव होगा। तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब काम में। कम पढ़ पाती थी, 5वें क्लास तक लड़कियां अगर पढ़ती थी, उसके आगे भेजने में लोगों को दिक्कत होती थी गरीबी के कारण, क्योंकि उसके लिए पोशाक के पास देने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता था। और हम लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने पोशाक योजना की शुरुआत की। हमने 5वां के बाद भी लड़की पढ़ेगी, और जब पोशाक योजना की शुरुआत करा दी, उसके बाद हमने कहा कि 8वें तक उसको काहे पढ़ाएंगे, हाई स्कूल में काहे नहीं पढ़ाएंगे। और हाई स्कूल में इतना कम लड़कियां पढ़ती थी, तो हमने कहा साइकिल योजना। अब आप सोच लीजिए, कहां लड़कियां साइकिल चलाती थी, पटना में भी नहीं, कहीं नहीं, ना के बराबर। और हमने कहा साइकिल योजना, 9वें क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी सबको साइकिल उपलब्ध कराएंगे। और साइकिल योजना की शुरुआत की, कितनी खुशी हुई। और कई मर्द लोग, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोल रहा था कि क्या कर रहे हैं, लड़की को साइकिल दीजिएगा, सब गड़बड़ करेगा। हमने कहा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की पढ़ेगी, हर घर में साइकिल पहुंचेगा, और कितना आनंद आएगा, लड़कियों को कितनी खुशी हुई। और अब तो इतना समय बीत गया, ये सब को 7 से हमने शुरू किया, 8 से ही साइकिल का काम शुरू हो गया। और आप सोच लीजिए लड़कियों को कितनी प्रसन्नता। और बिहार पहला राज्य है जिसने साइकिल योजना की शुरुआत लड़कियों के लिए कराई। और जो लड़कियां स्कूल जाने लगी, संख्या बढ़ गई, और जब स्कूल से लौट करके आती थी तो अपने माता या पिता को भी साइकिल पर ले जा करके बाजार में भी ले जाती थी, दुकान पर भी कुछ लेना है तो स्कूल से आने के बाद करती थी। कैसा दृश्य हुआ। अब आज भी भूलना उलना नहीं है। और जब लड़की के साइकिल का इतना अच्छा प्रयोग और इतनी संख्या बढ़ने लगी कि जगह जगह लड़के भी हमसे कहने लगे कि कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी कर दिया, 9 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। अब आप सोचिए, अब कितनी बड़ी संख्या में। अब मालूम है
1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी 300 ज्यादा लड़की थी। अब यह हालत हो गई, अब इतनी लड़कियां पढ़ रही। अब एक एक काम हम लोग जो करवाए, कौन सा काम हम लोग किस तरह से करवाए और किस तरह से सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में 2013 में हमने किया। महिलाओं के लिए आरक्षण जो 35% किया। आपको मालूम है कि बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं बड़े बड़े और विकसित राज्यों में भी नहीं है। यहां 25,000 से भी ज्यादा, अभी आपको बता रहे थे 25,113 है, 128। तो आप सोच लीजिए कि इतनी संख्या है। हालांकि हमारा तो 35% हम तो और कह दिए। अभी पुलिस बल की संख्या और बढ़ेगी, लड़कियों की संख्या भी बढ़ेगी, हर थाने में तो लड़की रहेगी, हर अधिकारी रहेंगे। ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं है, आप जरा सोच लीजिए। और उसके अलावे जब फिर हम लोगों को मौका 2015 में फिर मिला और जो हमने शराबबंदी लागू किया, तो उसी तरह से जो हम लोगों ने लागू किया, 7 निश्चय हम लोगों ने जो शुरू किया, तो क्या उसमें हुआ आपको पता है ना। सरकार की हर सेवाओं में हमने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। और कौन कौन काम कर रहे हैं। अगर इंटर पास करती थी लड़की, तब हमने पहले ही से उसको पैसा देना शुरू किया। और ग्रेजुएट पास करती थी तो उसको पहले ही से देना शुरू किया। और इस बार फिर आए हैं, तब हम लोगों ने कर दिया कि अब इंटर पास करेगी कोई लड़की, अविवाहित रहेगी इंटर पास करने तक, उसको 25,000, और ग्रेजुएट हो जाएगी उसको 50,000 रुपया का अनुदान हम लोगों ने देने का तय किया। अब कितना ज्यादा हम बढ़ाना चाह रहे हैं, कौन से काम के लिए छोड़ा। और उसके अलावा आप सब बैठी हुई हैं, आप कल्पना करिए स्वयं सहायता समूह में क्या स्थिति थी और कितनी कम महिलाएं। हमने उसका आकलन किया और तब 2006 में ही हमने तय किया इसको आगे करेंगे, महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, 10 लाख से भी ज्यादा बनाएंगे। और नामकरण किया उसका हमने जीविका। आज जो जीविका समूह कहते हैं, जीविका दीदियां कहते हैं, ये नामकरण हम लोगों का किया हुआ है। और जब जीविका हम लोगों ने शुरू किया तो केंद्र से भी लोग आए उस समय और आकर के कहा कि भाई जीविका का काम कैसा है, देखने आए और देख करके बड़ा खुश हुए उस समय। और खुश होने के बाद उन्होंने पूरे देश में ये जो स्वयं सहायता का था, इसका नामकरण आजीविका कर दिया। यानी बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका आ जाए, पूरे देश में आ जाए, इसलिए उसका नाम आजीविका। भूलिएगा मत कभी, कोई ना कोई इधर से उधर बाएं दाएं करके गुमराह करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। लेकिन कहां से शुरुआत हुई और कहां से कितनी बड़ी संख्या में, जो हम लोगों ने 10 लाख का रखा था, अब 10,28,000 से ज्यादा, 1,27,00,000 महिलाएं जुड़ गई। और इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो काम हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो जो जीविका की दीदियां हैं, भूलिएगा मत, ये जो जीविका समूह है इसको बहुत मुस्तैदी से, और इसी आप ही लोगों के कहने पर नशा मुक्ति लागू कर दिया और ये सब काम किया है। इसलिए एक एक चीज को, और जो भी काम करते हैं, परिवार की स्थिति अच्छी। और पहले क्या हालत था, लड़कियों को, महिलाओं को देखते थे तो पहनने के लिए ठीक उसको लगता नहीं था, लेकिन आज जब इतना काम हो रहा है, अब देखने में कितना अच्छा लगती है। सारी महिलाएं अब देखने में कितना अच्छा लगती। तो आप जरा समझ लीजिए, आप पुरुष लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि घर की आमदनी बढ़ रही है। पहले तब मर्द लोग समझते थे कि खाली हम ही को कमाना, अब जो महिलाएं कमा रही है
मर्दों से भी कभी कभी कितने परिवारों में ज्यादा आमदनी दे रही है। परिवार आगे बढ़ रहा, लड़का पढ़ रहा, लड़की पढ़ रही है, सब लोग आगे जा रहे हैं। अब कितना समाज आगे बढ़ रहा है। और हम लोग विकास का जितना काम, बताइए कौन कौन काम नहीं किया। सड़क का कितना काम किया, क्या हालत था पहले। हम जब एमपी थे, हम अपने क्षेत्र में जाते थे तो जिस दिन भी हम घूमते थे कितना हमको पैदल चलना पड़ता था। और आज समझ लीजिए पैदल की जरूरत नहीं होती है, सड़कों का इतना हम लोगों ने निर्माण कर दिया, कितना पुल का, पुलिया का। और अब तो ये भी कह दिया है सबकी मरम्मत होगी। कितने भवन, कितने स्कूलों के भवन, कितने अस्पताल का निर्माण, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम करते चले जा रहे हैं। अब इसको और आगे करेंगे। और इस बार तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और आगे करेंगे। आप पिछली बार में जो 7 निश्चय में हम लोगों ने निर्णय लिया और उसके माध्यम से भी कितना किया। हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक शौचालय, एक एक काम, ये लगभग ये काम जो पूरा हुआ है। और उसको अब ये तय कर दिया है कि हर हालत में उसका मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से रख रखाव का काम करना है। तो ये सब भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो विकास के काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। और विकास का काम तो रात दिन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कितना गरीबी की हालत में हैं। आज भी हमारा देश गरीब है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना छोटा क्षेत्र है हम लोगों का, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति जो आमदनी पहले होती थी, आज प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ी है। और हर साल प्रति व्यक्ति आमदनी जितना हम लोग बिहार में बढ़वा रहे हैं, उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय देश के विकसित राज्यों में भी नहीं बढ़ता है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन हाँ, फिर भी हमारी आबादी ज्यादा है, तो हम लोग तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जब ये सब काम हो जाएगा, बाल विवाह और इस सब से मुक्ति मिल जाएगी, दहेज, ये सब चीजों से। और अब धीरे धीरे लोगों को प्रेरित जो हम लोग कर रहे हैं। क्या हालत था घर में, एक घर में एक जो पति पत्नी के बीच में 4.3 था, आए थे हम लोग, अब आ करके पहुंचा दिए हैं 3 पर। अब वो भी पहुंच जाएगा 2 पर। ये सब जो नशा मुक्ति और समाज सुधार अभियान को भी तेजी से आप चलाइएगा, तो इस तरह से जो ये प्रजनन दर है ये और घटेगा। और इस प्रकार से समाज को और आगे बढ़ने में और राज्य को और विकसित होने में सहूलियत होगी। तो वो सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक एक काम कर रहे हैं, एक एक काम करते रहेंगे। लेकिन हम लोग सेवा करते हैं। और हमने क्या कहा, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और आपकी सेवा को ही धर्म मान करके हम पूरा का पूरा आपकी सेवा करते हैं। कौन वोट देता है, कौन नहीं वोट देता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन समाज का कोई एक तबका है जिसकी उपेक्षा की गई हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, आप जरा देख लीजिए। और आपस में प्रेम और भाईचारे का भी माहौल, कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी किया गया। एक एक तरह से जो हम लोग काम करते रहे, तो समाज में विकास का काम, हर प्रकार का काम हम लोग रात दिन करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ विकास का काम होगा और अगर समाज सुधार नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए विकास का काम तो निरंतर जारी, उसका देखभाल, देखना, कोई भी गड़बड़ी करता है उस पर कार्रवाई होना, तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों से ही आग्रह कि ये जो काम हम लोगों ने अभियान कराना शुरू किया है, इस अभियान को हर हालत में इस बात को जारी रखिएगा। अब आप समझ लीजिए, ये जो शराब का जो है, इस पर जो शराब मुक्ति के लिए जितना काम हो रहा है, कितने लोग अब पकड़ा रहे हैं। और अब तो हम लोगों ने कर दिया है कि ड्रोन का भी, अब जो बहुत लोग समझता है अपने को काबिल, तो कहीं ना कहीं अंदर करते रहता है। अब बाद में जब पुलिस जाती है पकड़ने तो झगड़ा भी करता है, अब बाद में तो धराता भी है। तो आप जानते हैं, तब तो ड्रोन अब लगा दिए। अब 24 आ चुका है,
अब उसके आगे 34 और भी आगे जितना जरूरी होगा उसका हम सब लोग करेंगे। और हेलीकॉप्टर ड्रोन भी, बड़ा ड्रोन, उसका भी इंतजाम कर दिया। अब एक एक चीज पर नजर रहेगा, हर चीज को, जो गड़बड़ करते हैं शराब वाला उसको भी देखेगा, हर प्रकार से और भी किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं उन सब चीजों पर भी इन सब चीजों से नजर रखी जाएगी। तो हर प्रकार से कर रहे हैं, तो अब इसके लिए तो आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा। आप सब लोगों को इसके लिए पूरे तौर पर मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप सब लोगों को हम यही आप सब से अपील करेंगे कि इन सब चीज़ों को पूरे तौर पर एकजुट होकर के इस काम को देखिए। विकास का काम, उसमें आप संलग्न, उस काम को तो कीजिए, लेकिन समाज सुधार के इस अभियान को निरंतर जारी रखिए। मेरा काम था आपके बीच में जाना, आपका सुनना, अपनी बात रखना, लेकिन ये निरंतर चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि समाज सुधार अभियान का ये आखिरी दिन है, ये शुरुआत है और इसको निरंतर जारी रखिएगा। हम आप सब लोगों से यही अपील करने आए। तो क्या हम उम्मीद करें कि लगातार समाज सुधार अभियान के लिए आप काम करते रहिएगा, लोगों को नशा मुक्ति के लिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहिएगा। ये अभियान आप चलाते रहिएगा। आप हाथ उठा करके बताइए कि आप ये चलाते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज वचन ले लिया था, तो यही है। अब इसके बाद लौट करके जाइएगा अपने अपने गांव और इलाके में, सब लोगों को बैठाइए और एक साथ बैठा करके एक एक चीज के लिए सभी लोगों को, हर प्रकार से सब तरह के लोगों को काम करिएगा। और हम लोगों ने तो, आप जान रहे हैं, एक चीज आपको और कह देना चाहते, जो हम लोगों ने अब 7 निश्चय 2 में भी और जो कर दिया, आप जानते हैं ना, तो पहले से ही तो हम अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा के लिए पहले किए थे आप, और उसके भी महिलाओं को भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब जो तय कर दिया है, इस बात को भी जरा लोगों तक पहुंच जाए, लोग इसका लाभ लें, कि अब जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को भी हम लोग काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपया तक का ऋण, जिस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, ये भी हम लोगों ने प्रबंध कर दिया है। तो इसका भी फायदा उठाइएगा और उठवाइएगा। और जानते हैं, जरा सब लोग समझ लें, जब हम ये बात कह रहे हैं सभी महिलाओं का, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इसमें कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज की महिला हो, सब के लिए लागू। और उसके अलावे बाकी लोगों के लिए भी हम लोगों ने लागू किया। मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो अनुसूचित जाति जनजाति में, अति पिछड़ा में है ना, महिला में है ना, लेकिन अब जो अपर कास्ट के हैं और बैकवर्ड क्लास के हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया 5 लाख रुपए तक का उनको हम लोग अनुदान देंगे, और मात्र 1% का उनसे 5 लाख रुपया और देंगे, ऋण देंगे, तो उसका होगा। तो एक एक काम कर दिया। तो याद रखिए, सबके विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए समाज के हर तबके को किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आपने हाथ उठा करके वचन दिया है, समाज के हर तबके के लोग मिल करके, एकजुट होकर के समाज को एकजुट करिए, समाज को आगे बढ़ाइए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, और गड़बड़ करने वाले लोगों के प्रति अलर्ट रहिए और गड़बड़ करने वाले लोगों के बारे में सूचना दीजिए ताकि उन पर कार्रवाई हो जाए। तो मिल करके काम करिएगा तो कितना आगे बढ़ेगा। और आपको मालूम है, अब दूसरे राज्यों से कितने लोग आते हैं। अभी भी फिर राजस्थान से टीम आया हुआ है ये देखने के लिए, और सब जगह कई राज्यों के लोग आकर के आकलन किए और अध्ययन किए। तो जब काम कीजिएगा तो ये धीरे धीरे सारे देश का एक माहौल बनेगा कि ये सब चीजें लागू हों। तो मिलजुल करके चलिएगा। हाथ उठा करके आपने वचन दिया है, अगर हम मिलजुल करके चलेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे, तो आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी सेवा करना
तो हमारा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हमको जो करना है हम तो करते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग करिएगा तो समाज कितना आगे बढ़ेगा, बिहार कितना तरक्की करेगा और देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान देगा। इसलिए आपने वचन दिया, तो इसके लिए आपको पुनः हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।